Today we have chapter number 14, a financial statement analysis. And after reading this chapter, you were able to learn 8 learning objectives. Number 1 is explain the uses of dollar and percentage changes, trend percentages, component percentages and ratios. इसमें आप जो है रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और जो पहला आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो यही है कि आपने ट्रेंड परसेंटेजेस या डॉलर परसेंटेजेस जो है या कंपोनेंट परसेंटेजेस में क्या चेंजिंग आती है उसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिस्कस द क्वालिटी ऑफ अ कंपनीज अर्निंग एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा एक्सप्लेन द नेचर एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And fourth one is prepare a classified balance sheet and compute widely used measures of liquidity and credit risk. After that, we have fifth learning objective, prepare a multiple step and single step income statement and compute widely used measures of profitability. After that, put a company's net income into perspective by relating it to sales, asset and stockholder equity. मतलब हम कंपनी की जो नेट इनकम है वो रिलेट करेंगे कि इसमें सेल्स कितनी है, नेट इनकम एसेट्स के साथ क्या लिंक करती है और नेट इनकम का स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ क्या जो है वो कनेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेवेंथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कि compute the ratio analysis widely used in income statement analysis and explain the significance of the each। मतलब हमें रेशियो एनालिसिस किसी भी फॉर्म के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों रेशियो एनालिसिस किया जाता है। Analyze the financial statement from the viewpoint of the common stockholder, creditor and other। मतलब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टॉक होल्डर के लिए, क्रेडिटर्स के लिए और जो दूसरी पार्टीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इजी। इसमें जस्ट आपने कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को आपने पुट करना है एंड उनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से बनानी आती है, उसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट का पता है कि दिस इज एसेट, दिस इज एक्सपेंस एंड दीज वर इनकम और these were direct expenses, indirect expenses। अगर आपको ये कैटेगरीज क्लियर हैं then you were definitely able to put the amounts into the formula and derive the answer just। और आपको जो implications है वो याद करनी पड़ेंगी और easily आपका solve हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होगी, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपने रेशियो एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। ये चेक करना है कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उस कंपनी के अंदर चेंजिंग आ रही है तो किस वजह से आ रही है, और आप उस रेशियो की वजह से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये पूरे का पूरा चैप्टर आपने फ्यूचर की नेट इनकम को मेजर करना है, या फ्यूचर में आप कितनी नेट इनकम जनरेट करोगे, क्या फ्लक्चुएशन आएगी, बेसिकली ये इसके ऊपर बेस करता है। सो लेट्स हैव एन लुक कि ये फाइनेंशियल मेजर्स हमें क्या बताता है। कहते हैं कि जब भी हमने किसी भी कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है तो हम मोस्टली फाइनेंशियल मेजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहा है तो हम इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और अगर ये यूएस में काम कर रहा है तो इसको जस्ट SEC कहेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहेंगे। ठीक है, इसकी सॉरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरे पास तो स्क्रीन शेयर ऑन हो रही है मैम, हो रही है। इंटरनेट इशू होगा, मे बी मरियम इंटरनेट इशू होगा आपके पास, दोबारा से ज्वाइन करें लिंक को। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या हमारे पास अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, तो ये हाईली डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर।
ठीक है, कंपनीज जो रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और उन रिपोर्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है और उसको उसमें देखा जाता है कि क्या इन्वेस्टर और क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिटर क्यों पैसा देता है कंपनी को? क्योंकि उसने जो पैसा दिया है कंपनी को, ठीक है, जिससे मतलब कंपनी ने जिसको पे करना है वो भी चेक करता है कि क्या कंपनी इस काबिल है कि मैं इसको उधार दे दूं और फ्यूचर में ये मुझे पेमेंट कर दे। तो इसीलिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ये चेक करना होता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर और अपने क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि एनरॉन का स्कैंडल था। ठीक है, एनरॉन कंपनी बनाई गई जस्ट एंड जस्ट फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कंपनी में इनिशियली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई कि आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो कंपनी जो है आफ्टर 3 इयर्स जो है बैंकरप्ट हो जाती है। तो जब ये बैंकरप्ट हो जाती है तो इट मीन्स के इन्वेस्टर और क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और फिर 10 साल के बाद पता चला कि ये कंपनी जो है, इस कंपनी में फ्रॉड हुआ था और वो शेयर उसमें डायरेक्टर्स ने और ऑडिटर्स ने मिलके जो है वो फ्रॉड किया था। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी मुल्क का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या हाईली जो कमेटीज फॉर्म की जाती हैं वो डिमांड की करती हैं ताकि उसमें चेक किया जा सके कि इनकी फ्यूचर में प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रही हैं या फिर इनकी इंटेंशन कुछ और है। तो इस चैप्टर के डिस्कशन में हम बेसिकली जो फोकस करेंगे वो इंटरप्रिटेशन स्किल के ऊपर फोकस करेंगे कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास है तो हम एज अ इन्वेस्टर उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे और किस किस तरह से चेक करेंगे ताकि हम देख सकें कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और अगर हमने की हुई है तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइजेशन है, ठीक है, तो ये किन किन यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन ये बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 1 तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है और तीसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में भी आगे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है, तो इनके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा यूजफुल है। बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होती है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रही हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी होती है। और भी बहुत से लोग जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल होती है। सो दिस इज द ऑल क्रक्स ऑफ द चैप्टर कि हमने इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ पढ़नी है। तो लेट्स हैव एन लुक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन्ड फॉर एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, क्यों डिमांड की जाती हैं कि कंपनी बनाए और इसको पब्लिश करे या इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो है वो सबमिट करवाए। क्यों? इसलिए कि उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि एनालाइज किया जा सके, एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके। आजकल हम एक ग्लोबल एक मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है। तो इसमें ये है कि जब अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मूव करना है या फिर हमने जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे कैपिटल का फ्लो क्या है,
वहाँ पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वहाँ पे रिटर्न कितना इन्वॉल्व है। तो एज अ इन्वेस्टर अगर हमने किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम सबसे पहले उसका रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिटर्न कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें ये है कि हम किसी भी कंपनी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम उसको एनालाइज करते हैं। कंपनी के कंपनी के गोल्स क्या हैं, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, ठीक है, कंपनी जो है इसका ट्रेंड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ये ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है या नहीं, क्या ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कर रही है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि क्या ये अपनी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसने वर्ड कंसोलिडेटेड यूज़ किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टर्म्स को हम क्लियर करते हैं एंड देन फिर हम एक डिसीजन के ऊपर आते हैं कि आइदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है जो आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है, तो इन द सेंस कि उसके 51% शेयर्स खरीद लेती है और 41% शेयर उसी कंपनी के पास रहते हैं, तो उस कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी कंपनी की, ठीक है, लेकिन जब किसी दूसरी कंपनी को भी एक्वायर कर लिया है, किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए हैं, तब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी जिसमें उन दोनों कंपनीज के बारे में मेंशन किया जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल इज जैज एंड वारद का मर्जर, ठीक है। जैज ने क्या किया है, वारद के 51% शेयर्स को बाय कर लिया है और अल्टीमेटली जैज जो है वारद का ऑनर बन गया है। अब जैज अपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलहदा से बनाएगा, ठीक है, उसको हम जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। अब जैज जो है एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा जिसमें जैज की भी एंट्रीज होंगी एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में वारद की एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो इसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो जैज क्योंकि 51% शेयर के मालिक है तो ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी है। वारद क्योंकि 49% शेयर के मालिक है, जो वारद का जो भी ऑनर है, ठीक है, तो वारद को हम सब्सिडरी कंपनी का नाम देंगे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा वोट्स होते हैं, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, वो पेरेंट कंपनी होती है, और जिस कंपनी के पास थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। और अल्टीमेटली जो जैज कहेगी, क्योंकि उसके पास 51% शेयर्स हैं, वही वारद के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। तो इज दैट क्लियर टू यू व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, तो उन दोनों की जब इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। उसमें से 51% शेयर होल्डर्स वाली पेरेंट कंपनी होती है और जिसके पास 49% शेयर्स है वो सब्सिडरी होती है, ठीक है। दोनों कंपनीज अलग-अलग काम कर रही होती हैं लेकिन ऑनरशिप जो है वो किसी दूसरी के पास चले जाती है। तो इसमें जो मोस्टली बिजनेसेस होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट, ठीक है। क्लासिफाइड बैलेंस शीट से मुराद ये होता है कि उसमें क्लासिफिकेशन की गई होती है हर चीज़ की, स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन की होती है कि फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाई हुई है कि फिक्स्ड एसेट ये हैं, शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ये है, रिजर्व में ये आना है। तो क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। जैसे कि अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नीचे हेडिंग दी जाती है कि दिस इज इनकम साइड एंड दिस इज एक्सपेंस साइड, एंड देन उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पुट की जाती है। तो एवरी कंपनी
प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है, ताकि डिसीजन मेकर्स जो है वो कंपेयर कर सकें, ताकि देख सकें कि इसमें करंट एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, ताकि उनको इजीली कंपेयर किया जा सके। इसके बाद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि आप जो है वो साइड बाय साइड जो है वर्टिकल कॉलम्स में डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स की अमाउंट पुट करते हो, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको 4 सालों का डाटा देती हूँ और अब आपने इनकम वो बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो आप 4 कॉलम बनाओगे, 2001, 2, 3, 4, ठीक है। एसेट्स लाइबिलिटीज वही हैं, लेकिन डेबिट साइड पे 4 कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड पे 4 कॉलम बनेंगे। तो जब डिफरेंट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड की साइड बाय साइड वर्टिकल कॉलम्स में इंफॉर्मेशन पुट की जाती है, तो उसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। ये क्यों की जाती है, क्यों बनाई जाती है? ताकि हम ये देख सकें कि चेंजिंग किस में आ रही है, ट्रेंड क्या है, ताकि फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा सके कि 2001 में ये ट्रेंड था, 2002 में ये हुआ, 3 में ये हुआ, 4 में आज करंट ये हो रहा है और फ्यूचर 2005 में ये होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करती है कि हमेशा, जैसे कि ये पेरेंट कंपनी का आपको ये वर्ड नज़र आ रहा होगा और ये सब्सिडरी का नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आपको बता दिया है कि वो कंपनी जिसके पास 51% शेयर होते हैं किसी दूसरी कंपनी के, उसको हम पेरेंट कंपनी कहते हैं, और वो कंपनी जिसके पास 49% शेयर होते हैं वो उसकी सब्सिडरी होती है, ठीक है। जैसे कि उसने मेंशन किया हुआ है कि पेप्सी को जो है वो प्रोड्यूसेस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है पेप्सी कोला, और ये दूसरी कंपनीज भी ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि फ्रीटो ले है, क्वैकर्स फूड है, गेट्रॉड है, ट्रॉपिकाना है, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी जो वो बना रही है, ठीक है। तो अब पेप्सी को जो कोला है, जो सिर्फ मतलब ड्रिंक्स को लिंक करता है, ये पेरेंट कंपनी है, और इसके जो बाकी दूसरे फ्रीटो ले एंड ये वो उसके सारे जो है वो डिवीजन है, सब डिवीजन है, ठीक है, और इस सब डिवीजन को सब्सिडरी का नाम दिया गया है। तो इसमें यह है कि ये अब कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, ठीक है। अगर एक सिंगल बिजनेस है तो उस सिंगल बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट प्रिपेयर होगी, लेकिन अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, जिसमें हर बिजनेस के बारे में जो है मेंशन किया जाता है। जैसे आईसीआई पेंट है और आईसीआई इंश्योरेंस कंपनी भी है इंडिया में, ठीक है। तो पेंट वाले अलहदा से या इंश्योरेंस वाले अलहदा से नहीं बनाएंगे, एक बिजनेस है और इस बिजनेस की 2-3 डिवीजन है, बल्कि आईसीआई फार्मास्यूटिकल भी है, तो 3 डिवीजन्स हैं, तो इन तीनों की जो है एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। और ऑडिट पर्पस के लिए भी ये इजी हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि अगर हमें इस बिजनेस से नुकसान हो रहा है तो दूसरे से प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे तीनों बिजनेस के सेक्शंस में से डिवीजन में से कौन सी डिवीजन है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस में इजी हो जाता है जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम डिविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सो वी हैव सीन दिस एग्जांपल ऑफ अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास 3 सालों का डाटा है, जिस 3 वर्टिकल कॉलम्स है, एंड हमने वही नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, जीपी आ गया, जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो नेट इनकम आ गया। इफ वी वर preparing for 1 year, this is financial statement, and if we were prepared for 2 or 3 accounting years then it is comparative income statements, ठीक है। तो टूल ऑफ एनालिसिस में क्या है कि जब हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि हमें 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में हमें जो है वो कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और फ्यूचर में अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2015 में हमारे पास जो है वो
$600 की सेल थी, फिर सेल कम हुई और फिर सेल कम हुई। तो अब हमारे पास इन 3 ईयर्स में 2013 में कम थी, 13 के बाद जब 14 आया तो इम्प्रूव हुई, फिर 15 आया, फिर $100 की इम्प्रूव हुई। तो जब 16 आएगा तो डेफिनेटली हमारी सेल जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2016 में कि प्रॉफिट इतना होगा और इतनी कॉस्ट जो है वो हमारे इंक्रीज होने के चांसेस है, ताकि हम बजट प्रिपेयर कर लें, ताकि हम ट्रेंड एनालाइज कर लें और ताकि हम ये देख लें कि जो इन्वेस्टर हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिटिकल टेक्निक ये है कि आप इसमें डॉलर परसेंटेज चेंज भी देखते हो कि कितने डॉलर की चेंजिंग आ रही है। देखें जी, 400 से 500, 500 से 600, यानी $100 की चेंजिंग आ रही है। तो आप इसमें जो है एक तो टेक्निक के लिए डॉलर चेंजिंग देखते हो, दूसरा आप ट्रेंड परसेंटेज देखते हो कि किस ट्रेंड की तरफ जा रहा है। देखें कि अपवर्ड ट्रेंडिंग है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो हमारी जैसे सेल इंक्रीज हो रही है और इसके बदले में कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और अगर हम देखा जाए तो जीपी भी इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज है तो जीपी भी इंक्रीज है। और एक्सपेंस, अगर कॉस्ट इंक्रीज है तो एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें ट्रेंड परसेंटेज भी मिल जाती है कि फ्यूचर में हमारी कॉस्ट के क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कंपोनेंट परसेंटेजेस एंड रेशियोज को भी एनालिटिकली जो है टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। कंपोनेंट परसेंटेजेस क्या है कि कितने परसेंट कॉस्ट लगी है, ठीक है, यानी हमारे टोटल बजट का इतने परसेंट कॉस्ट जा रहा है और उस कॉस्ट का इतने परसेंट हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो हम परसेंटेज से भी मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेशियोज आ जाती हैं। रेशियोज में हम इंडिविजुअली जो है वो चेक करते हैं कि जो है अपना किस कंपोनेंट की वजह से हमारे प्रॉफिट में ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे कॉस्ट को कम कर रहा है, ठीक है। अगर हमने एसिड को लगाया है तो वो एसिड हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो दीज वर द एनालिटिकल टेक्निक्स जो हम मोस्टली वाइडली यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसने बताया हुआ है डॉलर एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया कि हम किसी भी जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। तो 100 हमारे पास एक होता है आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। 100 को फिर आप कंपेयर करते हो तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज 15 से 14 में 20% का, ठीक है। फिर 14 से 13 में 25% का। तो हम यहाँ पे जो है वो नेट सेल और उसकी जो नेट इनकम है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं कि 20% चेंजिंग आई है या 25% जो है वो चेंजिंग आई है। तो हम परसेंटेज फॉर्म में डॉलर परसेंटेज चेंज जो है वो हम चेक कर लेते हैं, जिसकी बेस पे हमें इजी हो जाता है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो अमाउंट है, ठीक है। तो हम इजीली फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो हमारा कितना इंक्रीज या डिक्रीज कितने परसेंट हो सकता है। कहते हैं कि इवेलुएटिंग परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड अर्निंग। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं अर्निंग्स की, तो अर्निंग हमारी सेल से जनरेट होती है, ठीक है। यानी कितनी हमने सेल्स की हैं, उस सेल का पूरा जो कलेक्शन होती है उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं, ठीक है, अर्निंग्स का नाम देते हैं। और उस रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं देन वी गेट प्रॉफिट। तो बेसिकली हम जो है परसेंटेज चेंज देख रहे होते हैं कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में या हमारे पास नेट इनकम में या हमारी सेल्स में जो है वो कितनी परसेंटेज आई है। इफ सेल्स वर ग्रोइंग तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट विल आल्सो बी ग्रो, ठीक है। तो हम
अगले सालों की एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारी इन्फ्लेशन इतनी होती है तो हमारी सेल्स कितनी हो सकती है या हमारी अर्निंग कितनी जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो हम इंटायरली डॉलर अमाउंट में चेंजिंग देखते हैं, हम इन्फ्लेशन कितनी होगी नेक्स्ट फ्यूचर में, और उस बेस पे हम कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करेंगे और उस सेलिंग से हमारा सेल्स का फिगर कितना इंक्रीज होगा। सो इस बेस पे क्या होता है कि आप अपनी क्वार्टरली 3 मंथ्स की अर्निंग को, सेल्स को अज्यूम कर लेते हो और उस बेस पे अपना बजट बनाते हो, एंड देन आफ्टरवर्ड क्या है कि अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हो। तो बेसिकली अगर आपने सीजनली फ्लक्चुएशन करनी है या आपने बिजनेस एक्टिविटी को चेंज करना है, ठीक है, या आपकी बिजनेसेस में चेंजिंग किस वजह से आ रही है, तो इसके लिए आपने इस एनालिसिस को परफॉर्म करना होता है जब आपने चेंज इन सेल्स और चेंज इन अर्निंग को चेक करना होता है। तो बेसिकली आपने फ्लक्चुएशन का फैक्टर देखना होता है कि किस वजह से हमारी अर्निंग चेंज हो रही है और मजीद हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जो हमारी सेल्स इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो परसेंटेज बिकम मिसलीडिंग व्हेन द बेस इज स्मॉल। तो इसने कहा है कि मतलब जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ वेरी गुड टू कि अगर हम परसेंटेज चेंजेस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक मिसलीडिंग एलिमेंट भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मिसलीडिंग का एलिमेंट भी आ सकता है। तो जो यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो ओकेजनली जैसे टेलीविजन न्यूज़ कास्टर्स हैं वो कहते हैं कि company profit has increased very large percentage such as 900%, 100%, 200%, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिसलीड कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो परसेंटेज होती है अर्निंग्स की वो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि एक्चुअली में कंपनी अपने तौर पे प्रेडिक्ट कर रही होती है, ठीक है, कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट में से हमने इतना ऑफसेट करना है, ठीक है। लेकिन जब पब्लिश की जाती है तो एक इन्वेस्टर के माइंड में एक पॉइंट दिया जाता है कि कंपनी को इतनी अर्निंग हो रही है तो इसमें से इतना हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो एक ये जो परसेंटेज का एलिमेंट है ये लिटिल बिट हमें एज अ इन्वेस्टर आपको मिसलीड कर सकता है। इसके बाद आ जाता है ट्रेंड परसेंटेजेस। ट्रेंड परसेंटेजेस में ये आ जाता है कि डायरेक्शन क्या है, चेंजिंग डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है। ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है डिविडेंड या सेल्स का या अर्निंग्स का, या फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट ईयर्स में 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 5 सालों का जो है ये आपकी सेल्स देखी गई है, ठीक है। जब आप डॉलर अमाउंट देखते हैं तो आप अमाउंट फिगर में देख रहे होते हो कि फिगर में कितनी चेंजिंग आ रही है, ठीक है। जब आप ट्रेंड परसेंटेज देख रहे होते हो तो आप उसको कंपेयर करते हो, 100 थी, 100 से अबव हुई तो 104 हुई, फिर 7 हुई, फिर 10 हुई, फिर 120 हुई, एंड देन 150, यानी हम 5 सालों में 150% तक पहुंच गए हैं। 100 जो हमारा ब्रेक इवन था उसको हमने 2010 में अचीव कर लिया है, ठीक है। अब जो ब्रेक इवन के बाद जो एडिशनल हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे एडिशनल अर्निंग्स हो रही हैं। तो इससे हम ये पता चला सकते हैं कि हमारी जो अर्निंग्स का या जो सेल्स का ट्रेंड है वो अपवर्ड है, ठीक है। और वो कितना अपवर्ड होगा उससे जो है हम ट्रेंड परसेंटेज से या कंपैरेटिव एनालिसिस से हम मेजर कर सकते हैं। दूसरे ईयर्स को बेस ईयर कंसीडर करते हुए कंपेयर करके हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कंपोनेंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट परसेंटेज है बेसिकली रिलेटिव साइज को बताता है कि टोटल में से ईच आइटम का साइज कितना है, ठीक है। यानी ये टोटल परसेंटेज है, उस टोटल में से इतना इसका है और इतना इसका हिस्सा है, ठीक है। तो कंपोनेंट परसेंटेज हमें ये बताती है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि टोटल नेट सेल हमारे पास 100% है, 100% है,
उस 100 का 70% हमारी कॉस्ट है और उस 100 का 25% हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो अगर इस 100 में से 70 और 5% माइनस कर दिया जाए तो तब हमारे पास 5% जो है वो नेट इनकम बनती है। तो किसी एक कंपोनेंट को जब हम उसका साइज चेक कर रहे होते हैं और उस कंपोनेंट की वजह से कौन कौन से लिंक कर रही हैं, ठीक है, उनमें क्या चेंजिंग आ रही है, तब एनालाइज करते हैं। तो इससे हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने इतनी सेल की और उस सेल की इतनी अर्निंग हमें हुई है, नेट इनकम हमें इतनी जनरेट हुई है। जब हम डॉलर अमाउंट देख रहे हैं चेंजिंग, तो उसको डॉलर चेंजिंग कहेंगे। अगर हम परसेंटेज चेक कर रहे हैं सिर्फ कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो वो परसेंटेज एनालिसिस है। लेकिन किसी एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है और उस कंपोनेंट के साथ जो दूसरे कंपोनेंट एसोसिएटेड है उनका भी जब हम इफेक्ट देख रहे होते हैं, एंड आफ्टरवर्ड हम जब चेक करते हैं कि ये समराइज इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 100% सेल है, उसी सेल का 70% कॉस्ट है और उसी 100 का 25% हमारा एक्सपेंस है, एंड बाय subtracting these percentage we were getting 5% of net income. देन उसके बाद रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस में यही है कि हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख रहे होते हैं दो आइटम्स का, उनकी परसेंटेज चेक कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ उन परसेंटेजेस का जो है वो क्या उसे कहते हैं कि रिलेशन क्या है, ठीक है। हम लिक्विडिटी रेशियो चेक कर रहे होते हैं, हम क्रेडिट रेशियो चेक कर रहे होते हैं कि कंपनी की जो है कितनी लिक्विड है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के करंट एसेट्स कितने हैं और उस करंट एसेट में एबिलिटी है कि वो करंट लायबिलिटीज को पे कर सके, ठीक है। तो हम इसको जो है इस रिलेशनशिप को बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं और फिर हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रेशियो एनालिसिस होता है, ये टाइम सेविंग होता है। हर कंपनी रेशियो एनालिसिस परफॉर्म करके देती है और एज अ इन्वेस्टर जो है आप उन स्टेटमेंट को चेक करते हो और आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो आसान हो जाती है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, मतलब इसमें आप क्या क्या चीज़ें कंपेयर करते हो। तो सबसे पहले आप कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हो, ठीक है। आप उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हो। जब भी हमने कंपनी की प्रीवियस इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो हमने इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। वर्टिकल एनालिसिस ये होता है ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज। जब हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हमने हॉरिजॉन्टली इस तरह से चेक करना है, यानी सेल्स कितनी है, अर्निंग कितनी है, कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट हम उसका कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। फिर हमने वर्टिकल एनालिसिस भी करना होता है। वर्टिकल एनालिसिस के भाई एक साल में इतना था, दूसरे साल में कितना हुआ, तीसरे साल में कितना हुआ। तो जब भी हमने किसी भी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना है तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि सम एक्सटेंट हम देख रहे होते हैं कि बेंचमार्किंग क्या है और बेंचमार्किंग के अगेंस्ट कंपनी की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्या है। किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, उन कंपनीज में इसका कितनावा नंबर है, इसकी परफॉर्मेंस कितने नंबर पे जा रही है, ठीक है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, डिक्लाइन कर रही है या इंक्रीज कर रही है। तो बेसिकली हमने उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी चेक करना होता है। जैसे हमारे पास जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो और फार्मास्यूटिकल में 6 कंपनीज काम कर रही हैं, लेट्स सपोज वन इज स्नोफी है, फिर इसके बाद जीके है, नहीं दूसरी है कुछ इस तरह से, एक दो और कंपनियां मतलब कर लेते हैं, ठीक है, जिनकी दवाइयाँ मशहूर हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर स्नोफी जो है वो ज़्यादा क्या उसे कहते हैं
जा रही है, और एबर्ट कंपनी है वो भी फार्मास्यूटिकल की है, तो वो कम जा रही है, तो हम उससे भी एनालाइज कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में 6 कंपनीज है और उन 6 में इसकी नंबर 1 पोजीशन जा रही है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फेवरेबल है। ठीक है, जैसे ये ओमेगा कंपनी भी एक नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस करने के बाद इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना होता है, इंडस्ट्री में भी इसकी पोजीशन चेक करनी होती है, ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कौन सी कंपनी जो है वो मार्केटिंग में एंगेज है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बना रही है और किस कंपनी को इंडस्ट्री मार्केट में इनकरेज किया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें ये देखना था कि कंपनी के क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और एसेट्स एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को हमने डिस्कस करना था। तो जो हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस एंटिटी का जो लाइफ ब्लड होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, या उसका अगर किसी कंपनी का मकसद जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है वो जो कंपनी है वो चैरिटेबल कंपनी बन जाती है। ठीक है, अगर जिसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, तो हर कंपनी जो बिजनेस है उसका जो प्राइमरीली मकसद होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो जब आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हो तो आपके एसेट्स में लॉसेस भी आते हैं, आप अपनी ऑनर इक्विटी को भी यूज़ करते हो, आप अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनसे भी उधार लेते हो, तो ये तमाम चीज़ें साइड बाय साइड चलती होती हैं। ठीक है, इसमें ये आ जाता है कि आप जो है अपनी इंटरेस्टेड होते हो कि जो आपके टोटल अमाउंट्स है अर्निंग की, ठीक है, वो इंक्रीज हो, और आप जो है ये देख रहे होते हो कि हमारी अर्निंग जो है उसका जो सोर्स है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कॉन्टीन्यूसली हम जो है वो अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज ही करें। ठीक है, हमारी मेजर प्रोडक्ट लाइन क्या है जिसकी बेस पे हमें सेल जनरेट हो रही है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के एनालिसिस में ये है कि पर्टिकुलरली जो कंपनी है वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक कर रही होती है, ओवरऑल कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरली सेल हो रही हैं और उनके ऊपर हमारी जो है मतलब मैक्सिमम जो है वो अर्निंग्स जनरेट हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट हैं जिनसे ज़्यादा मतलब सेल जनरेट कर रही है, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो डेफिनेटली अर्निंग क्वालिटी विल आल्सो बी राइज। ठीक है, तो इसमें ही आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या करती है कि हायर क्वालिटी अर्निंग्स में जो है वो एक्सप्रेस करती है। तो उसमें अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, उसमें वैरायटी लेके आती है, और वो वैरायटी लेके आती है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं, और उसमें फिर कंपनी जो है अपने लाइफो मेथड यूज़ करती है या फाइफो मेथड यूज़ करती है इन्वेंट्री इवैल्यूएशन के लिए। वो कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अगर कि प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है या नॉन पेरिशेबल नेचर का है, तो इस उस बेस पे लाइफो या फाइफो मेथड यूज करके वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हैं। फिर आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द डेट। इसमें ये आ जाता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल ये होता है कि कंपनी अगर लॉन्ग रन चल रही है तो कंपनी जो है उसकी डेट पेइंग एबिलिटी होनी चाहिए, कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करना चाहिए कंपनी को, उसके एसेट्स कंपोज्ड होने चाहिए और उसकी मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कभी भी उस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं तो कभी भी मार्केट में सेल हो जाए, सेल करने में मुश्किल ना हो, या उसके पास इतने एसेट मौजूद होने चाहिए कि वो इन शॉर्ट टर्म सेल करके अपनी जो कैश की नीड है उसको फौरन पूरा कर सके। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन वो अपनी लाइबिलिटी पे करने के
काबिल नहीं है, उसकी अर्निंग भी सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो स्लो डाउन चले जाती है अगर उसकी डेट पेइंग एबिलिटी नहीं होती है। कैसे पॉसिबल होता है कि भाई कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और उसकी डेट पेइंग एबिलिटी भी नहीं है? क्योंकि वो अपनी सारी की सारी अर्निंग या तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर वो सारी की सारी अर्निंग जो है वो कंपनी के ऑपरेशंस में लगा रही है। इस वजह से उसकी डेट पेइंग एबिलिटी नहीं है, लिक्विड नहीं है, मतलब उसके पास इन हैंड कैश मौजूद नहीं है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि कंपनी की जो क्या उसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस है वो लो चले जाती है और कंपनी के ऊपर जो लोगों का इत्मीनान है वो कम हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो चले जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमने लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क को कैसे मेजर करना है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप refers to company's ability to meet its continuing obligation as मतलब लिक्विडिटी से मुराद ये होता है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी के शेयर्स कितने, कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट कितने हैं जो इजीली मार्केट में सेल होके वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जितना इजीली कंपनी अपने एसेट्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकती है उतनी ही कंपनी लिक्विड होती है, हाईली लिक्विड उसे कंपनी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी कंपनी क्या करती है कि अपने जो डेट हैं, ठीक है, वो जल्दी क्लियर कर देती है। मतलब उसकी जो डेट पेइंग एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर कंपनी जो है वो ज़्यादा लिक्विड है। तो लिक्विडिटी बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है एज एन इन्वेस्टर और क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्वेस्टर ये चेक करते हैं कि इफ़ आई परचेज अ शेयर ऑफ दिस कंपनी, तो क्या कंपनी की पोजीशन मार्केट में इतनी स्ट्रांग है कि इफ़ आई नीड अमाउंट तो मैं इसके शेयर को सेल आउट करूं और इजीली कैश को डिराइव कर सकूं। सो इफ़ कंपनी इज हाईली लिक्विड, ठीक है, द शेयर ऑफ द कंपनी इज हाईली लिक्विड, द इन्वेस्टर वर अट्रैक्टेड और उस कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करता है। क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रेडिटर ये देखता है कि क्या इस कंपनी की जो है, इस कंपनी के पास जो है वो कैश मौजूद है जिस अगर मतलब मैं डिमांड करता हूँ कि मेरे डेट को क्लियर किया जाए या मुझे पे किया जाए, तो क्या इसके पास जो है वो पैसा मौजूद है कि वो ऑन द स्पॉट मुझे पे कर देगी। तो इस रिजल्ट को देखते हुए, लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए, जो लिक्विडिटी रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए ये कम हो जाता है जब भी हम एज अ इन्वेस्टर या एज अ क्रेडिटर इसको असेस कर रहे होते हैं। तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या है, जिसमें हमने ये देखना है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कितने हैं, अदर एसेट्स कितने हैं और करंट एसेट्स कितने हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या हैं, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज कहा जाता है लॉन्ग टर्म को, ठीक है, जो हमारी 1 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान जब हम पे करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो कहा जाता है। तो हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको 1 बाय 1 देखना है कि व्हाट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट बेसिकली हमारे लिक्विड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास those assets which are in form of cash and those assets which are easily convertible into cash are known as current asset, ठीक है। जो कैश की फॉर्म में है और कन्वर्टेबल इनटू कैश है वो हमारा करंट एसेट कंसीडर होता है। तो इसमें ये आ जाता है कि आपका चेक कर लें अगर, तो जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, कैश है, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम आपके करंट एसेट जो हैं वो कंसीडर होते हैं। तो इसमें अगर हम इस कंपनी की क्लासिफाइड बैलेंस शीट देखें तो इस क्लासिफाइड बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट में दिया गया है कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, नोट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को देखें तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, जो कि लैंड है, बिल्डिंग में से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फर्नीचर एंड फिक्सचर में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो फिर आपके पास ये नेट एसेट आ जाता है। फिर उसके बाद अदर एसेट्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है, लैंड होल्ड एज फ्यूचर बिल्डिंग्स एंड जिसको हम प्रेमिसेस भी कहते हैं, ऐसा पार्ट जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं होती है लेकिन वो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग होता है, तो उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, उसको अदर एसेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो टोटल मेंशन है। इंटरनेशनली जो है वो इस तरह से आपकी जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाती है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कहा जाता है। हम जो आपको क्लासेस में सिखाते हैं, दिस इज़ अकाउंट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो है यूएस में फॉलो की जाती है, और जो अकाउंट फॉर्म है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है वो फॉलो किया जाता है। इसके बाद आ जाता है लाइबिलिटीज़ एंड स्टेक होल्डर इक्विटीज़। करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज में आपका आ जाता है नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, इनकम टैक्स, जितने भी पेएबल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पेएबल्स होते हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपने विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर आपने उसको पे करना होता है, ठीक है। जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या अक्रूड एक्सपेंस है या फिर पेएबल है, द वर्ड अक्रूड, द वर्ड पेएबल, द वर्ड आउटस्टैंडिंग मेंशन है, तो इट मीन्स के दिस इज करंट लाइबिलिटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो हमारे पास आ जाता है मॉर्टगेज पेबल आ जाता है, ठीक है, नोट्स पेबल आ जाता है, फिर उसके बाद बॉन्ड्स पेबल आ जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास हैं, जैसे हमने लाइबिलिटीज़ वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नोट पेबल थी, बॉन्ड्स पेबल थी, ठीक है, जिसके साथ परसेंटेज होती है या जिसके साथ ड्यू इन 10 ईयर लिखा हुआ है, तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कंसिडर होती है। देन फिर आपका आ जाता है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन, जिसमें आप कैपिटल स्टॉक देखते हैं, जितनी रिटेन्ड अर्निंग है वो देखते हैं, एंड फिर इन तीनों का टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन आ जाता है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये मोस्टली यूज की जाती है चेक करने के लिए कि कंपनी कितनी लिक्विड है और क्रेडिट रिस्क इसका कितना इन्वॉल्व है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास 1,80,000 जो है वो करंट एसेट्स मौजूद हैं, और कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो 1 लाख हैं, जो कि 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। तो इसका मतलब है कि कंपनी इज हाईली लिक्विड, कंपनी के पास कैश मौजूद है कि वो अपने कैश में से अपनी शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटी है वो उसको पूरा कर सके, ताकि जो क्रेडिट रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कम से कम हो, ठीक है। तो इन दिस बैलेंस शीट वी वुड कंपेयर द टू ऑफ द फैक्टर दैट वी हैव इनफ करंट एसेट्स टू पे आर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। फिर हम उसमें ये देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो इसका क्या है। हमारी जो मतलब करंट एसेट्स हैं वो विद इन 1 ईयर उसके ऑपरेशंस को चेक कर रही होती है कि हमने कैश परचेज की, कैश है या हमने कोई इन्वेंट्री परचेज की है या सेल की है, तो विद इन 1 ईयर वो कितने टाइम्स हमारे पास कैश आ रहा है और कितना कैश जो है वो हमारा रिसीवेबल है। तो एक कंपनी का जो करंट एसेट होता है विद इन 1 ईयर आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद इन 1 ईयर जो है ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाएगा। तो अगर वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाता है विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच इज कंसिस्टेड ऑफ 12 मंथ्स पीरियड, ठीक है, तो हम कहते हैं दिस कंपनी इज हाईली लिक्विड। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस एंड करंट लाइबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर, ठीक है, इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें हमारे पास आ जाता है नोट्स पेबल आ जाता है, जो कि विद इन 1 ईयर हम पे करने होते हैं। जैसे हमने वही ऊपर डिस्कस किया दैट वी हैव अकाउंट्स पेबल, वी हैव अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, सैलरीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल, द वर्ड पेबल एंड द वर्ड आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड वी हैव, दिस इज क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो इसमें रिलेशनशिप जो चेक करना होता है करंट लाइबिलिटी का करंट एसेट के साथ,
हमेशा रिलेशनशिप चेक करना है, ये देखना है कि डॉलर अमाउंट में और परसेंटेज अमाउंट में कि आइदर हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ वी हैव लुक ऑन वर्किंग कैपिटल। हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में मैम इतना कैलकुलेट काफी करना है आज के लिए। सीखा था। ओके बस ये वर्किंग कैपिटल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके वर्किंग कैपिटल को जस्ट देख लेते हैं। जो हमने पिछले हमने चैप्टर्स में डिस्कस करना सीखा था कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो वो जो हमारे पास बैलेंस आ जाता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या है, इस कैपिटल के ऊपर हम ये कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में और इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, वी हैव करंट एसेट्स ऑफ 1,80,000 और लाइबिलिटीज जो है 1 लाख पे की, इसमें से माइनस कर दिया तो 80,000 बच गया। अब ये 80,000 हम अपने ऑपरेशंस में लगा सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं या बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर जो है ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एडिशनल पैसा है जो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल जो है बेसिकली यही बताता है कि अगर हमारा एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम हैं तो जितना बैलेंस बच जाता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। इसके ऊपर हम फ्यूचर में अपने साल के दौरान बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और मज़ीद हम डेट जो है वो शॉर्ट टर्म डेट रेज कर सकते हैं कि हमारे पास अभी भी एबिलिटी है कि हम जो छोटी हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं उसको इस लिमिट तक अगेन हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल हमें ये बताता है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट कैश की पड़ी हुई है, मजीद हम इतना शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बस रेशियोज हैं। करंट रेशियो है तो करंट रेशियो बेसिकली आपकी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी बताती है। इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज योर करंट रेशियो। ठीक है, ये क्या बताती है, आपकी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी बताती है। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला। जस्ट ये हमें ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन से हैं, हमें ये पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी कौन सी है। मैं आपको कहूंगी कैलकुलेट करंट रेशियो, आपने फॉर्मूला लगाना है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और अगर इसकी इंटरप्रिटेशन बता देंगे दिस करंट रेशियो इज शोइंग द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी। ठीक है, और हमेशा हमने इसको 1 के साथ कंपेयर करना होता है। 1 इज बेसिकली 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट रेशियो इज 1.8 to 1 मीन्स, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास आंसर 1.8 आ जाता है और उसको हम कंपेयर करते हैं रेशियो का साइन लगा के 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है द कंपनी करंट एसेट्स आर 1.8 टाइम्स एज लार्जर एज इट्स करंट लाइबिलिटी। यानी कि 100% हमारी लाइबिलिटी है और उस 100% लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो एसेट मौजूद हैं वो 1.8% मौजूद है, एक्स्ट्रा एडिशनल हमारे पास एसेट्स मौजूद पड़े हुए हैं। तो दिस इज द रेशो कि क्या बताती है, फॉर्मूला क्या है, और अगर आंसर आ जाता है हमारे पास इस रेशो का तो वो आंसर हमें क्या बताता है, वो आंसर ये बताता है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो कम है। ठीक है, इसके बाद वेरी सिंपल इज क्विक रेशो। ठीक है, क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, और ये भी हमें एसेट्स की लिक्विडिटी बताती है। ठीक है, एसेट की लिक्विडिटी बताती है कि इस वक्त क्विकली हमारे पास कितना कैश इन हैंड रेडी मौजूद है। ठीक है, क्विक मतलब हमें सेल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। तो बेसिकली जो क्विक रेशियो है, ठीक है, वो मोस्ट लिक्विड इसको रेशियो का नाम दिया गया है। इसको लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं और इसको सम टाइम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, जितने भी करंट एसिड हैं उन करंट एसिड में से अगर हम प्रीपेड को माइनस कर देते हैं, प्रीपेड को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्विक जो रेशियो है, क्विक एसिड्स जो है या वो आ जाते हैं। एक मिनट जी मैं इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लूं।
ऑल राइट, तो इसमें हमने क्या करना है, जो करंट एसेट होंगे उसमें से हमने माइनस कर देना है अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को और अपनी इन्वेंट्री को। ठीक है, वी हैव इन्वेंट्री एंड प्रीपेड, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास करंट लिक्विड रेशियो आ जाएगा, लिक्विड एसेट आ जाएंगे और उसको डिवाइड कर देना है करंट लाइबिलिटी के साथ, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आ जाता है 1.0621, यानी हमने इसको 1 के साथ कंपेयर करना है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि अगर हमने 100% अपनी लाइबिलिटी को पे करना है तो हमारे पास 1.06% जो एसेट हैं जो कैश की फॉर्म में रेडिली हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम इजीली कैश हम पे कर सकते हैं, हमारे पास इन हैंड कैश मौजूद है। तो ये क्विक रेशो हमें ये बताती है। फिर इसके बाद डेट रेशो आ जाती है। डेट रेशो क्या करती है, ये बताती है कि जब भी हमने किसी भी क्रेडिटर की सेफ्टी को मैयर करना होता है तो हम डेट रेशो जो है वो चेक करते हैं। डेट रेशो हमें ये बताती है कि आइदर हमारे पास जो मतलब लाइबिलिटीज हैं वो कितनी परसेंटेज की हैं और उसके अगेंस्ट एसेट कितने मौजूद हैं। तो हमने इस रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में ये आ जाता है। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैयर नहीं करती है, ये हमारे लॉन्ग टर्म रिस्क को मैयर करती है। ये हमें ये बताती है द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द total asset financed by creditor and the smaller risk that the business may become unable to pay its debts। ठीक है, कि हमारे पास इतने जो है एसेट मौजूद हैं जो हमने अपनी लाइबिलिटीज से मतलब इतनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए इतने एसेट्स हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब क्रेडिटर को ये श्योरिटी हो जाती है कि अगर ये इसके पास पैसा मौजूद नहीं होगा तो ये अपने एसेट्स को बेच के इतने % तक अपनी लाइबिलिटी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट रेशियो है, दिस इज बेसिकली शोइंग द डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि इतने इसके पास जो है वो ग्रेट डील के एसेट्स पड़े हुए हैं जिसकी बेस पे ये कर सकती है। इसके बाद इवैल्यूएटिंग परफॉर्मिंग फाइनेंशियल रेशियोज हैं, तो इसमें एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो देखी जाती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स वही है जो कंपनी बनाती है, डिस्कस करती है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन है, ये वो सारा तमाम चीज़ें हैं। तो इसकी यूजफुलनेस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली जो है यूजफुल किन किन लोगों के लिए है, वो बंदे जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखना होता है तो हम फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई ये विंडो ड्रेसिंग के लिए यूज होती है। विंडो ड्रेसिंग बेसिकली जैसे पता है, आप किसी दुकान के बाहर आप चलते चलते जो है वो देखती हो उन्हें पुतलों के ऊपर सूट वगैरह लगाए होते हैं चेक करने के लिए कि इसके अंदर ये है। जब आप अंदर जाते हो तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह एक विंडो ड्रेसिंग करने के लिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये लगाई जाती हैं ताकि इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, ताकि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें जनरेट हो। तो ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है।